क्या आप यकीन करेंगे कि इंस्टाग्राम के एक कमेंट्स ने ही कन्नड़ सुपरस्टार दर्शन और उसकी पार्टनर पवित्रा गौड़ा को अपने ही एक फैन का कातिल बना दिया। दर्शन और पवित्रा के फैन रेणुका स्वामी ने आखिर इंस्टा पर ऐसा क्या लिख दिया था कि जीते जी उसकी जीभ काट दी गई थी, जबड़ा तोड़ दिया गया था, गर्म सरियों से उसके शरीर को दागा गया था, शरीर पर क्रूरतम तरीके से टॉर्चर कर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। आखिर क्या हुआ था रेणुका स्वामी के साथ, उस रोज जानेंगे आज की कहानी में। जय जैन, जय श्री राम, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार, आदाब, नमस्कार। मेरा नाम है पंकज जैन। आप देखना शुरू कर चुके हैं द क्राइम फोकस। आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। शाम के 7:30 बज चुके हैं और जुर्म की सनसनीखेज कहानियों का जो सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन ऑन कर दीजिए ताकि कोई भी नई क्राइम स्टोरी आप मिस ना करें। वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। फेसबुक या अन्य किसी प्लेटफॉर्म पर आप देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है जुर्म की वो सच्ची दास्तां जो आपको और आपके परिजनों को करती है अपराधियों से सावधान। तो आइए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की सच्ची कहानी। दक्षिण भारत में फिल्मों का अलग ही क्रेज है। लोग फिल्म स्टार्स को न सिर्फ बेइंतहा चाहते हैं बल्कि कई तो उनकी भगवान की तरह पूजा भी किया करते हैं। चित्रदुर्ग के एक मेडिकल स्टोर पर काम करने वाला रेणुका स्वामी भी फिल्म स्टार दर्शन को इसी तरह खुद से भी ज़्यादा चाहता था। रेणुका स्वामी की चाहत फिल्म स्टार दर्शन के लिए दीवानगी की हद तक थी। वो दर्शन की हर फिल्म फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा करता था। इधर पवित्रा गौड़ा नाम की एक अभिनेत्री पिछले साल इंस्टाग्राम पर दर्शन का फोटो साझा करते हुए लिखती है कि हमारे रिश्ते को 10 साल पूरे हुए। इस कमेंट्स के बाद बवाल मच जाता है, क्योंकि दर्शन शादीशुदा था, उसके बीवी बच्चे थे। पवित्रा भी शादीशुदा थी, उसकी एक बेटी थी, लेकिन पति से अनबन के चलते अलग हो गई थी। अपने स्टार के नाजायज रिश्ते की बात सामने आने के बाद दर्शन के जो फॉलोअर्स थे वो 2 हिस्सों में बंट जाते हैं। कुछ इस पर ऐतराज जताते हैं तो अधिकतर इसे स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि साउथ में स्टार्स को लोग भगवान की तरह पूजते हैं। दर्शन के फॉलोअर्स में उस पर जान छिड़कने वाला एक 33 साल का रेणुका स्वामी भी था। वो उन्हीं लोगों में से एक था जो दर्शन को भगवान की तरह मानते थे। लेकिन इस पोस्ट के बाद ये जो रेणुका स्वामी हैं, पवित्रा को इंस्टाग्राम पर अक्सर दर्शन से रिश्ते को लेकर कमेंट्स किया करता था, क्योंकि उसका मानना था कि दर्शन को अपनी पत्नी विजय लक्ष्मी और बच्चों से ही रिश्ता रखना चाहिए। इस तरह कमेंट्स में दर्शन की जिंदगी से दूर चले जाने की बात कहना रेणुका के लिए एक आम बात हो गई थी। इत्तेफाक से जून के पहले हफ्ते में भी रेणुका स्वामी ने पवित्रा को कमेंट्स किए, जिसमें उसने लिखा कि तुम ये गलत कर रही हो, किसी शादीशुदा आदमी की जिंदगी बर्बाद कर रही हो। ये कमेंट्स पढ़कर पवित्रा आग बबूला होकर दर्शन के पास पहुंच जाती है। दर्शन को रेणुका की इंस्टाग्राम पोस्ट बताते हुए कहती है कि ये कोई बंदा है, ऐसे कमेंट्स किया करता है, इसे सबक सिखाना होगा। दर्शन कहता है कि ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं इसका पता लगाता हूँ। अब राघवेंद्र नाम का एक लड़का जो दर्शन का फैंस क्लब चलाया करता था, वो दर्शन को कमेंट्स करने वाले यानी रेणुका स्वामी की पूरी कुंडली खंगाल कर सौंप देता है। 8 जून को इसी राघवेंद्र का रेणुका को फोन आता है और वो इसे दर्शन से मिलाने का ऑफर देता है। ये सुनकर तो रेणुका स्वामी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि वो तो दर्शन को भगवान की तरह पूजता था, और भक्त को यदि भगवान के साक्षात दर्शन होने वाले हों तो इससे बढ़कर कुछ हो ही नहीं सकता। अब जो ये रेणुका स्वामी हैं, अपने भगवान से मिलने के लिए उतावला है। उसकी बेताबी इतनी बड़ी कि वो अपने फेवरेट फिल्म स्टार से मिलने के लिए तत्काल तैयार हो जाता है। अब राघवेंद्र के बुलाने पर वो खुद अपनी स्कूटी लेकर चित्रदुर्ग के चल्लाकारे इलाके में पहुंच जाता है और वहां पहुंचकर राघवेंद्र को फोन करता है। इसके बाद राघवेंद्र ने उससे मुलाकात की और एक कैब बुक करके अपने कुछ साथियों के साथ रेणुका स्वामी को लेकर बेंगलुरु के लिए रवाना हो गया। रास्ते में बाकी कुछ साथियों को भी उसने साथ में लिया, जो सीधे रेणुका को लेकर बेंगलुरु के पट्टा नागरे इलाके में एक शेड में लेकर पहुंचे। लेकिन अब यहां पहुंचने के बाद अचानक से इन लोगों का बर्ताव पूरी तरह से बदल जाता है। इसके साथ मारपीट शुरू हो जाती है। वो इस बात से पूरी तरह अनजान था कि जिस सुपरस्टार दर्शन पर उसे खुद से ज्यादा यकीन था, उसी के इशारे पर उसके गुर्गे उसकी जान लेने पर आमादा हैं।
इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो पूछता है, लेकिन कुछ देर बाद ही उसका भगवान यानी चैलेंजिंग स्टार सुपरस्टार दर्शन उसके सामने आ खड़ा होता है, जिसे देखकर अब उसे हिम्मत आती है। उसे लगता है कि उसका भगवान उसे बचाने आ गया है। लेकिन यह भगवान जिसे वो सालों से पूछता आ रहा था, हैवान बनकर उस पर टूट पड़ता है। अब जो बेल्ट और बल्ले थे वो दर्शन के हाथों में थे। वो उसे बेरहमी से पीटने लगता है। अपने भगवान का हैवानियत से भरा रूप देखकर रेणुका स्वामी मानो जीते जी मर चुका था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिसे वो जीवन भर भगवान मानकर पूछता रहा, आज वही भगवान हैवान बनकर उसकी जान लेने पर आमादा है। बेंगलुरु के इस सुनसान ठिकाने पर अब उसके साथ हैवानियत बढ़ती जा रही थी। उसे लोहे की गर्म छड़ों से दागे जाने और दूसरे तरीकों से बर्बरता की भयानक शुरुआत हो चुकी थी। जब रेणुका को बुरी तरह से पीटने के बाद दर्शन का जी भर गया, तो फिर वो अपने गुर्गों को उसे ठिकाने लगा देने का हुक्म देते हुए वहां से वापस चला जाता है। और आखिरकार घंटों के टॉर्चर के बाद उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। अगली सुबह यानी 9 जून 2024 को एक डिलीवरी बॉय को एक नाले में कुत्तों का झुंड दिखाई देता है। गौर से देखने पर उसे मालूम चलता है कि ये कुत्ते नाले में पड़े एक शव को घसीट रहे हैं। इसकी सूचना वो पुलिस को देता है। अब पुलिस इसे पोस्टमार्टम के लिए भेजकर इसकी शिनाख्त में जुट जाती है। ये और कोई नहीं बल्कि उसी रेणुका स्वामी का शव था जिसे दर्शन और उसके गुर्गों ने बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया था। अब चूंकि ये जो मृतक है ना तो किसी हाई प्रोफाइल फैमिली से ताल्लुक रखता था और ना ही इसके पॉलिटिकल कनेक्शन थे, जिससे पुलिस भी इस मामले की जांच वैसे ही कर रही थी जैसे आमतौर पर किया करती है। इसी बीच लाश मिलने के ठीक अगले दिन 3 लोग पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। यानी 9 जून को ये लाश मिलती है और 10 जून को ये लोग पुलिस के पास पहुंचते हैं और मृतक से पैसों के लेन देन का हवाला देते हुए उसकी हत्या की बात कबूल कर लेते हैं। अब पुलिस भी खुश थी क्योंकि हींग लगी ना फिटकरी और रंग चोखा आ गया। यानी कुछ ज्यादा करना भी नहीं पड़ा और आरोपी खुद चलकर आ गए। अब पुलिस इस केस को बंद कर 3 आरोपियों को कोर्ट में पेश करने की तैयारी कर रही थी। तभी इलाके के एसीपी का थाने में आना होता है। वो नाले में मिली लाश के मामले में पूछ बैठते हैं। अब थाना प्रभारी सारा वाकया एसीपी को बताते हैं, लेकिन एसीपी को कुछ अटपटा लगता है। उन्हें लगता है कि अपराधी तो पुलिस से दूर भागते हैं, आखिर किसी का कत्ल करने वालों का जमीर कैसे जाग गया, वो भी एक साथ 3-3 लोगों का। उन्हें दाल में कुछ काला नजर आता है। अब ये जो एसीपी हैं वो कहते हैं कि ठीक है, उन्हें एक एक कर मेरे पास भेजो। इस तरह वो अलग अलग उनसे बात करते हैं तो बयानों में अंतर मिलता है। इनकी कॉल डिटेल खंगाली जाती है तो एक नंबर देख उस पर पुलिस की निगाहें थम जाती हैं, क्योंकि ये नंबर साउथ के बड़े सुपरस्टार दर्शन का नंबर था जिस पर इनकी कई बार बात हुई थी। फिर एसीपी के इशारे पर पुलिस इनसे तसल्ली से पूछताछ करती है तो पूरी कहानी सामने आ जाती है। अब तसल्ली से पूछताछ का मतलब आप समझते हैं कि मुर्दे भी पुलिस के सामने बोल उठते हैं। पुलिस दर्शन को हिरासत में लेने की तैयारी कर ही रही थी कि राजनीतिक दबाव शुरू हो जाता है, क्योंकि दर्शन कोई मामूली आदमी तो था नहीं। इस बात की भनक लगते ही उसने अपने पावर का इस्तेमाल शुरू कर दिया था। पक्ष विपक्ष की पार्टियों के बड़े बड़े नेता मंत्री इसे बचाने की कोशिशों में जुट जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि सरकार कुछ कर पाती, पुलिस अपनी कार्रवाई बहुत तेजी से करती है और मीडिया तक इस पूरे मामले को पहुंचा देती है। क्योंकि ये जो एसीपी हैं बड़े सख्त और ईमानदार थे, इसलिए ये किसी भी हालत में कातिल को सजा दिलाना चाहते थे। अब मीडिया में सब आने के बाद सरकार की जो कोशिशें थीं वो धराशायी हो जाती हैं और एसीपी अपनी टीम के साथ मैसूर के उस 5 स्टार होटल में पहुंच जाते हैं जहां दर्शन ठहरा हुआ था। दर्शन को चलने को कहते हैं तो वो थोड़ी आनाकानी के बाद उनके साथ चला जाता है। वो निश्चित था कि ये क्या ही करेंगे, सरकार उसे बचाने में लगी हुई है और कुछ देर में वो बाहर आ जाएगा। पुलिस इसे लेकर आती है। अब पूछताछ शुरू होती है, क्योंकि दर्शन के खिलाफ सारे सबूत और गवाह मिल चुके थे। अब कोई रास्ता उसके पास बचा नहीं था। उसने सब कुछ तोते की तरह बताना शुरू कर दिया। अब गोडाउन का मालिक हो या हथियार सप्लाई करने वाले, ऐसे तमाम लोगों को मिलाकर 17 लोगों के नाम इस मामले में सामने आते हैं। अब दर्शन की करतूत उजागर हो चुकी थी, लेकिन इसमें मुख्य आरोपी इसे नहीं बनाया गया।
इसे दूसरे नंबर पर रखा गया, जबकि मुख्य आरोपी पवित्रा को बनाया गया, क्योंकि पवित्रा ने ही दर्शन को कमेंट्स के बारे में बताकर उसे सबक सिखाने की बात कही थी और इसी से इस कत्ल के प्लान की शुरुआत हुई थी और उसने भी दर्शन के साथ जाकर रेणुका स्वामी को मारा पीटा था। लेकिन देखिए दर्शन के फॉलोअर्स की अंधभक्ति कि जिस पुलिस स्टेशन में दर्शन को रखा गया था, इतना सब होने के बाद भी वहां पहुंचकर बड़ी संख्या में थाने का घेराव कर नारेबाजी करते हैं, उसकी रिहाई की मांग करते हैं। पुलिस मजबूरी में लाठीचार्ज कर स्थिति को नियंत्रित करती है। लेकिन अब सवाल उठता है कि तीनों कातिल खुद थाने क्यों पहुंच जाते हैं। दरअसल हत्या के बाद एक फिल्म की शूटिंग के लिए बेंगलुरु से दर्शन मैसूर पहुंच चुका था। अब चूंकि लाश मिलने की सूचना दर्शन को लग चुकी थी, उसे डर सताने लगा कि अब पुलिस जांच करेगी, कहीं इस जांच की आंच उस तक ना आ जाए। इसलिए इन तीनों को 30 लाख रुपए का लालच देकर पुलिस के पास सरेंडर करने भेज देता है। शायद उसकी ये चालाकी कामयाब भी हो जाती, लेकिन अचानक वहां पहुंचे ईमानदार एसीपी ने इसके इरादों पर पानी फेर दिया। रेणुका का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों को उसके शरीर पर गर्म लोहे की राड से दागे जाने के निशान मिलते हैं। डॉक्टर्स ने बताया कि इतनी बेरहमी से उसे मौत के घाट उतारा गया कि उसकी नाक और जीभ तक काट दी गई थी और जबड़ा भी तोड़कर अलग कर दिया गया था। इसके साथ साथ पूरे शरीर की अनगिनत हड्डियां टूटी हुई थीं। इसके स्कल यानी खोपड़ी में फ्रैक्चर के निशान मिलते हैं। इस खौफनाक हत्याकांड के बाद बेंगलुरु की पुलिस पहले तो इसे सुसाइड यानी खुदकुशी का मामला मानकर चल रही थी, फिर कातिल सामने आ गए, लिहाजा एसीपी की ईमानदारी और फिर रेणुका की लाश का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स ने ही इस केस का खुलासा किया। कहानी इतनी भर नहीं है, अभी कई राज और सवाल बाकी हैं। जानकारी है कि रेणुका स्वामी की लाश का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स की टीम में से एक को उसकी मौत को सामान्य मौत बताने के लिए 1 करोड़ रुपए की रिश्वत देने की पेशकश की गई थी। सोचिए यदि ये डॉक्टर बेईमान निकल जाता तो सारे केस का रुख बदल जाता। रेणुका स्वामी की हत्या करने के बाद एक कातिल ने अपने जानकार पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर को फोन किया था और उससे रेणुका की लाश को ठिकाने लगाने को लेकर आइडिया मांगा था। उसके द्वारा दिए गए आइडिया के बाद ही कातिलों ने रेणुका की लाश गंदे नाले में फेंक दी थी। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर को रिश्वत देने की कोशिश, पुलिस वाले से ही लाश ठिकाने लगाने का आइडिया पूछना जैसी बातें भी मानो कम थी, जो कर्नाटक के एक राज्य मंत्री ने ही अपने फिल्म स्टार दोस्त दर्शन को इस मामले में बचाने की कोशिश कर जांच को प्रभावित करने की हरकत कर डाली। कुछ सूत्रों ने दावा किया है कि जब पुलिस ने रेणुका के कत्ल के मामले में मैसूर के एक 5 सितारा होटल से दर्शन को हिरासत में लिया, तो इस मंत्री ने न सिर्फ बेंगलुरु के बड़े पुलिस अधिकारियों को ताबड़तोड़ कॉल्स किए, बल्कि गृह मंत्री और यहां तक कि मुख्यमंत्री के दफ्तर में भी संपर्क साधकर उसकी मदद करने की बात कही। हद तो तब हो गई जब इस मामले को लेकर ये मंत्री गृह मंत्री और परमेश्वरा के घर उनसे मिलने पहुंच गया। हालांकि इस सिलसिले में पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए बाद में गृह मंत्री ने साफ किया कि उन पर इस मामले में किसी का कोई भी दबाव नहीं है। दर्शन के स्टारडम और बड़े लोगों तक उसकी पहुंच का असर देखिए। उसके गिरफ्तार होते ही इस मामले में सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष के नेता भी सक्रिय हो गए और उसे बचाने की तमाम कोशिशें करने लगे। इन लोगों में से एक बीजेपी के विधायक का नाम भी सामने आया है, जिसने उसकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस के बड़े अफसरों से बात कर मामले को रफा दफा करने के लिए दबाव बनाया। लेकिन लगातार मीडिया में आती खबरों के सामने किसी का कोई भी दबाव काम नहीं आया और दर्शन पर शिकंजा कसता चला गया। हालांकि फिर भी दर्शन को नंबर 2 और अभिनेत्री पवित्रा गौड़ा को मुख्य आरोपी बनाए जाने पर चर्चा है कि राजनीतिक दबाव और दर्शन के हिमायती लोगों की ओर से पुलिस के कामकाज में डाली जा रही बाधा के चलते पुलिस ने यह फैसला किया है। अब इसका असर इस केस पर क्या पड़ेगा, ये देखने वाली बात है। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर जरूर बताएं कि आज की कहानी के बारे में आपकी क्या राय है। हमारे अन्य सोशल हैंडल्स स्क्रीन व डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप इन्हें जरूर से ज्वाइन कर लें। तो आगे भी बने रहिए हमारे साथ। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात अपराध जगत की किसी अन्य कहानी के साथ। तब तक के लिए लेते हैं हम आपसे विदा। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।